दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बात करना चाहूँगा जाट कम्युनिटी की, विशेष रूप से जाट कम्युनिटी की मूर्खता की, जाट कम्युनिटी के अहंकार की और जाट कम्युनिटी के झूठी शान की, जिससे जाट कम्युनिटी को ही नुकसान होने लग रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जाट कम्युनिटी का राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, आपको सतपाल मलिक जी याद हैं? सतपाल मलिक जी जब आईसीयू में थे तो आईसीयू के अंदर ही सीबीआई की टीम घुस गई थी, लेकिन वो तो डॉक्टरों ने मना कर दिया। नहीं तो पूरा यकीन था कि सीबीआई की टीम सतपाल मलिक जी को कंधे से पकड़ के उठा के लाती और घसीटते हुए उनको लेके जाती। क्यों? क्योंकि सरकार ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो 2000 करोड़ रुपए के रिश्वत कांड में वो लोग इन्वॉल्व हैं, सतपाल मलिक। वो तो दोस्तों सरकार का, बीजेपी सरकार का दुर्भाग्य कहिए कि सतपाल मलिक जी दिवंगत हो गए, यानी वो चले गए। नहीं तो पूरा यकीन था कि बीजेपी सरकार सतपाल मलिक जी के साथ इतना बुरा व्यवहार करती, उनको जेल में सड़ा के मारती, पक्का यकीन था दोस्तों ये। लेकिन खैर, लेकिन जो खुंदक थी बीजेपी सरकार के अंदर, वो उन्होंने उनके दिवंगत होने के बाद भी खत्म नहीं की। और उनको मरने के बाद हमारे सनातन धर्म में ये है कि जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो उसके बाद जो भी उसके दोष होते हैं, गुण होते हैं, कमियां होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो आदमी चला गया, वो डेड बॉडी होती है और हर कोई डेड बॉडी का सम्मान करता है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर भी अपनी जो नफरत थी उनके प्रति वो दिखाई और उनको कोई भी राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। अब ये देखिए, आप एक श्रीदेवी नाम की हीरोइन थी जो नाचने गाने वाली थी और जो शराब पी के टब में डूब के मरी, उसको तो बीजेपी सरकार ने दिया वो राजकीय सम्मान। और सतपाल मलिक जी जो कि गवर्नर रह चुके हैं और जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, यानी इस देश के सबसे बड़े बड़े पदों के ऊपर वो रह चुके हैं, और उनको जो है ना राजकीय सम्मान के साथ विदाई नहीं दी गई। ये थी दोस्तों बीजेपी की सतपाल मलिक जी के प्रति नफरत, सरकार की नफरत। चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी ने दोस्तों बीजेपी सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति वफादारी दिखाने में कोई कसर नहीं रखी। और आपको याद होगा जब वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उनकी और राजनीतिक रूप से मोदी जी की नहीं बना करती, तो वो सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए हमेशा ममता बनर्जी जी से लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, विवादों में उनका वो रहा करता। मकसद क्या था कि मोदी जी खुश रहें। लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति बने तो लास्ट में सिर्फ एक गलती, वो गलती नहीं थी, टेक्निकली गलती नहीं थी, सिर्फ एक चीज मोदी जी के कहे अनुसार नहीं किया और उसी में कैसे अपमानित होना पड़ा दोस्तों। अब अगर उस बात की वो करें कि कैसी क्या गलती थी तो मीडिया में आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि जस्टिस वर्मा को जो अविश्वास प्रस्ताव था, उनके प्रति महाभियोग का जो प्रस्ताव था, वो बीजेपी ने उसको चाह रही थी, वो पहले वो लेके आए हुई राज्यसभा के अंदर, लेकिन उस प्रस्ताव को कांग्रेस पहले ले आई। और नियम ये है दोस्तों कि जो प्रस्ताव पहले पार्टी लेके आती है तो उसी के ऊपर चर्चा की जाती है और उसी का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तो टेक्निकली रूप से ये धनखड़ जी ने कोई गलत नहीं किया था, बिल्कुल सही किया था। क्यों? लेकिन ये मोदी जी के प्रति वो नहीं था, ये वो नियमों का पालन कर रहे थे। यही बात मोदी जी को पसंद नहीं आई और उनको न सिर्फ धमकी दे के बल्कि अपमानित करके भी उनको राष्ट्रपति पद से हटाया गया और आज तक उनको नजरबंद कर रखा है। जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव फाइनल नहीं हो लेगा तब तक मेरे हिसाब से वो पब्लिक में नहीं नजर आएंगे। अब इनके साथ क्यों किया? क्योंकि मुझे लगता है कि वो जाट थे, इसलिए। तो अब मैं ये सवाल आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जगदीप धनखड़ जी जाट नहीं थे? क्या सतपाल मलिक जी जाट नहीं थे? और क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ इसीलिए अपमानजनक व्यवहार किया गया कि वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? चलिए दोस्तों, अब आप क्या सोचते हैं ये तो आप देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ। लेकिन दोस्तों, अब सेंटर की छोड़िए, अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि आज से ही जाटों के साथ भेदभाव हो रहा है। सबसे पहले भजन लाल जी ने 1979 में देवीलाल जी की सरकार तोड़ी थी और वो जाटों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा
एक तरह से अपमान भी था और नुकसान भी था जाट कम्युनिटी का, लेकिन भजनलाल जी ने किया। चलिए भजनलाल जी की बात भी छोड़ देते हैं, वो पुरानी बात हो गया। वर्तमान में 2014 में दोस्तों हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई थी। बीजेपी की सरकार ने जब आरक्षण की मांग थी जाट कम्युनिटी की, लेकिन आरक्षण की मांग जब पूरी नहीं हुई तो जाट कम्युनिटी ने एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन में सभी को पता है कि जाट कम्युनिटी उस आंदोलन के अंदर जो असामाजिक तत्व थे वो कहाँ से आए और वो कौन थे। लेकिन नुकसान उन असामाजिक तत्वों ने किया, लेकिन बदनाम किया गया जाट कम्युनिटी को, और जाट कम्युनिटी के बच्चों को जेल में डाला गया। और उसमें जिनकी दुकानें फूकी गई थी, दुकानों में आग लगाई थी या घरों में आग लगाई गई थी, उन लोगों को मुआवजा दिया गया डबल से भी ज़्यादा जितना जिन्होंने मांगा। ये बात मीडिया में आई थी कि जब मुंह मांगे मुआवजा मिलता दिखाई दिया तो लोगों ने अपनी दुकानों में सामान निकाल कर आग लगाई और उसका भी मुआवजा दिया गया। और कोई सरकार ने इंक्वायरी नहीं की, जांच पड़ताल नहीं की कि ये जो मुआवजा है ये सच है या झूठ है, लेकिन उनको मुआवजा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे। तो अब सिर्फ यही नहीं, बीजेपी सरकार के अंदर भी जाट वर्सेस 35 बिरादरी का जो नारा दिया गया वो बीजेपी सरकार के अंदर दिया गया। और बीजेपी सरकार के अंदर ही राम कुमार सैनी जी को उठाया गया, उनको प्रोत्साहन दिया गया, उनके बैक में उनको छूट दी गई पूरी। और उसी छूट का नतीजा है कि खुल के बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट का कार्ड खेला और जाटों को खुले लाइन लगाया, जाटों को एक साइड में किया, ताकि उन जाटों का राजनीतिक रूप से अस्तित्व है वो समाप्त किया जा सके, और उनको बिल्कुल एक साइड में करके ना, और उनको भविष्य के अंदर राजनीतिक रूप से उनको खत्म कर दिया जाए। तो ये किसने किया था? ये बीजेपी की सरकार में हुआ था। और बीजेपी अब भी हालांकि कहने को तो 500 रुपये महीना सरकार जाटों को देती, किसान सम्मान निधि के नाम से देती, लेकिन 500 रुपये महीने में एक परिवार को क्या होगा? क्या उसकी वो खत्म हो जाएगी? उसकी जो नुकसान उस खेती से होता है या फिर उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी 500 रुपये महीने में? खैर दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें जो जाट वर्सेस नॉन जाट का तो है ये, लेकिन इसमें कमी है हमारी जाट कम्युनिटी की, जाट नेताओं की। जाट नेता है ना, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, वो अपने आप को लीडर समझते हैं कि कोई तो अपने आप को बीजेपी का लीडर समझता है, कोई इनेलो को लीडर समझता है, कोई जेजेपी का लीडर समझता है, तो कोई समझता है कांग्रेस पार्टी का। वो अपने आप को जाट लीडर नहीं समझते और जाटों के लिए कुछ भी नहीं करते। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक हमारे जाट कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर, अब की बात वो हार गए, ओम प्रकाश धनखड़ जी। ओम प्रकाश धनखड़ जी 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ, और वो चुनाव हार गए। तो विधानसभा के चुनाव होने थे अक्टूबर में, यानी उनमें 6 महीने का गैप था लगभग। तो उस 6 महीने में ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक यात्रा की थी रेवाड़ी से लेकर रोहतक तक, और वो यात्रा थी स्वामीनाथन आयोग की जो कमेटी की सिफारिशें हैं उनको लागू करना। तो दोस्तों उसके अंदर जब वो मायना आए तो मैं खुद धनखड़ जी का इंटरव्यू लेने गया, और धनखड़ जी ने मुझे इंटरव्यू दिया, और मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या मांग है। तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस सरकार से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करवाऊंगा, हर हालत में लागू करवाऊंगा, और आज इसीलिए मैं रेवाड़ी से पैदल चलते हुए रोहतक आया हूँ। तो दोस्तों बड़ी अच्छी बात, स्वामीनाथन आयोग की अगर कमेटी की वो रिपोर्ट अगर लागू होती है तो किसानों का नो डाउट इसमें भला होगा ही होगा। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ, मैंने भी बड़ा उनका लिखा, उनके बारे में तारीफ की, काफ़ी कुछ किया। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो विधायक बने ना और बीजेपी की सरकार आई 2014 में, वो उस बात को सिरे से ही भूल गए कि कौन स्वामीनाथन आयोग, क्या मांग, कैसी मांग, कौन किसान, कौन जाट, सबको भूल गए वो। ऐसा हुआ वो किसी एक फंक्शन में मिल गए। तो मैं फिर पहुंच गया उनका इंटरव्यू लेने के लिए। मैंने उनसे पूछा, धनखड़ साहब पहचाना? उन्होंने कहा पहचाना, मायना में मिले थे। तो मैंने मायना में आपसे पूछा था कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट लागू करने के लिए आपने कहा था कि मेरी पद यात्रा इसी के लिए, तो अब तो बीजेपी की सरकार भी आ चुकी है, तो आप डिमांड कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप इस रिपोर्टों को हरियाणा में लागू करवा दो। तो उन्होंने मेरे को ऐसा घूर के देखा, ऐसे गुस्से में देखा, और एक शब्द भी नहीं बोले स्वामीनाथन आयोग के बारे में। और जब एक नेता घूर के देखता है किसी को, तो जो उसके आसपास रहते हैं ना, उसके समर्थक कहिए, चमचे कहिए या कुछ भी कहिए, उन्होंने मेरे को पीछे धकेल दिया। और कईयों ने तो ये भी कह दिया कैसी हिम्मत होगी तुम्हारी नेताजी से ये सवाल पूछने की। और वही नेताजी जब वो हार गए थे एमपी का चुनाव, तो वो जाट नेता जाटों के लिए, किसानों के लिए, स्वामीनाथन आयोग के लिए जो लड़ रहे थे, आज उसी स्वामीनाथन आयोग के लिए जब मैंने उनसे उस दिन पूछा तो आज वही मेरे से गुस्से में होने लग रहे थे। और वो भी तब जब वो एक जाट नेता थे।
लेकिन वो अपने आप को जाट नहीं मानते थे, जाट नेता नहीं मानते थे, वो सिर्फ बीजेपी का नेता मानते थे, इसलिए वो भूल गए उस चीज़ को। अब और नेताओं को देख लीजिए, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, वो कोई भी ये नहीं कहता कि मैं जाट नेता हूँ। और यही वजह है कि आज 50% सीटों पर, यानी 45 सीटों के ऊपर जाट कम्युनिटी अपना चेंज करने का वो रखती है। इतनी वोट है उनकी कि वो रिजल्ट को वो अपने अनुसार वो कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई पार्टी उनको 5 टिकट देती है, कोई 7 टिकट देती है, और वो भी एहसान करती है कि हमने इतने वो दे दिए, इतने टिकट दे दिए। और रिजर्वेशन की तो बात ही भूल जाइए। अगर नौकरी कहीं मिलती है तो वो दूसरी कम्युनिटी को मिलती है, जाट कम्युनिटी को नौकरी नहीं मिलती। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है दोस्तों? मैं मानता हूँ इसके लिए जाट कम्युनिटी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जाट नहीं मानती, वो अपने जो जिस पार्टी में उनको पिछलों को मानती है और उन्हीं को अपना नेता मानती है। और सिर्फ यही वजह है कि आज जाट कम्युनिटी हाशिए के ऊपर है। वरना ये बताइए आप कि 50% सीटों पर, यानी 45 सीटों के ऊपर डिसाइडिंग फैक्टर वाली जाट कम्युनिटी, आज न उसके बच्चों को रोजगार है, न उसका कोई मान सम्मान है। और पूरे प्रदेश के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट का नारा देकर ना जाटों को खुद लाइन लगा दिया गया। तो क्या ये संभव था? बिल्कुल भी संभव नहीं था। अगर जाट कम्युनिटी एक हो जाती है, अगर वो उन नेताओं को जो सिर्फ अपने आप को पार्टी का नेता समझते हैं, अपने आप को जाट कम्युनिटी का नेता नहीं समझते, उनको क्यों नहीं हाशिए पर धकेलती, क्यों नहीं उनको राजनीतिक रूप से बहिष्कार करती, क्यों उनको वोट देती है? अगर जाट कम्युनिटी अपने वोट का सही इस्तेमाल करें तो ये नौबत आ ही नहीं सकती। जितने भी जाट नेता हैं उनको एक सख्त वार्निंग दी जाए, चाहे वो जुड़े किसी से जुड़े, मैं ये नहीं कह रहा अलग पार्टी हो, चाहे वो हुड्डा से जुड़े, लेकिन चाहे वो जुड़े हैं देवीलाल परिवार से, लेकिन एक पार्टी से जुड़े, एक आदमी के साथ जुड़े और उनसे लिखित में ये लें कि जाट कम्युनिटी को सबसे पहले तो आरक्षण देना होगा और फिर जाट बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा, उसको वोट दे। और अगर नहीं तो फिर उसका हमेशा के लिए उस पार्टी का बहिष्कार किया जाए। और जो भी जाट नेता, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं या वो अभय चौटाला जी हैं, अगर वो जाटों के लिए कुछ करते हैं तो उनको वोट दे, नहीं तो इनको राजनीतिक रूप से बहिष्कार करे। सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है कि जो जाटों को बचा सकती है, जाटों के बच्चों को रोजगार दे सकती है। नहीं तो आने वाले टाइम में दोस्तों न तो जाट बच्चों को रोजगार मिलेगा, न राजनीति में हिस्सा मिलेगा, न मान सम्मान मिलेगा, सिवाय अपमान के कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर इस चीज़ के लिए कोई जिम्मेदार है तो मैं ये मानता हूँ कि जाट कम्युनिटी खुद जिम्मेदार है। जब तक जाट कम्युनिटी इकट्ठी नहीं होगी, अपने वोट की ताकत को नहीं पहचानेगी, जब तक जाटों का जो भविष्य है वो अंधकार में है ही है, हर हालत में अंधकार में है। तो दोस्तों मैं यही आह्वान करता हूँ जाट कम्युनिटी से, तो एक हो जाइए, अपने वोट की ताकत को पहचानिए। और आज ये लोग जो जाटों का अपमान कर रहे हैं, एक हमारे जाट नेता के मरने के बाद भी उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी पार्टी का बहिष्कार करिए। ये तो पक्का है कि बीजेपी के अंदर जाटों को सम्मान नहीं मिलेगा दोस्तों, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। चाहे इस चीज़ को आज समझ जाओ या इस चीज़ को 20 साल के बाद समझ जाओ। क्यों? क्योंकि जाट वर्सेस नॉन जाट करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। और जिस पार्टी ने जाटों को हाशिए पर धकेल दिया, वो पार्टी जाटों के लिए कैसे कर देगी और क्या कर देगी? तो मैं तो ये कहता हूँ जो जाट बीजेपी में जाता है उसका भी बहिष्कार होना चाहिए। और किसी भी एक पार्टी से जुड़े, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी की सिफारिश नहीं कर रहा, किसी भी एक पार्टी से जुड़िए और अपने हक को हासिल करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर ये लगता है कि जाट कम्युनिटी कुछ नहीं है और वो जाट कम्युनिटी ऐसी ही रहेगी, जाट कम्युनिटी को भी ये लगता है कि मैं कोई मेरी बातों का महत्व नहीं है, तो भी कमेंट करिए ताकि मैं आगे से जाट कम्युनिटी की वो ना कर सकूं, उनके बारे में वीडियो ना बना सकूं। तो दोस्तों सब कुछ आपके ऊपर है कि आप मेरी बात को कैसे लेते हैं, किस तरह लेते हैं। आज के लिए इतना ही। बस एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह अपना जो विश्लेषण है, अपनी बात आप तक लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।